सो कल का क्लास में हमने क्या देखा था? हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात किया, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजें हैं वो सारी बात की। देखो, क्लास के शुरुआत में मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूँ कि हो सकता है कि मेरा जो स्पीड रहेगा क्लास में वो थोड़ा सा ज्यादा हो, बट उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मैं हर एक चीज ना बहुत बार रिपीट करता हूँ। इस तरीके से रिपीट होगा कि आपको याद हो जाएगा सारी चीजें। इसीलिए जरूरी है कि मैं थोड़ा सा शुरुआत में दौड़ूं, और आप लोगों को सिर्फ सुनना है। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैठ के सुनना है। पहली बार सुन लो, जब वीडियो अपलोड हो जाए तो बैठ के आप आपका नोट्स बना लो, या फिर क्लास खत्म हो जाए उसके बाद बैठ के कि हाँ भाई आज के क्लास में क्या क्या चीजें हुआ, वो आप लोग एक बार नोट्स बना लो। दूसरा है कि मैं आज से पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को क्लास का, तो पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो आपको मिल जाएगा। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन दे के सुनना है मेरी बातें, है ना। बिकॉज आप लोगों का जो फंडामेंटल है वो फंडामेंटल बहुत ज्यादा वीक है, और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा एडिशनल नॉलेज लेना पड़ेगा। बेसिक लेवल पे बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा जाननी पड़ेगी। किसी को भी कोई भी डाउट होता है आप मुझको रोक सकते हो, इसीलिए मैं कान में ये लगा के चलता हूँ कि आप लोग मुझसे बात कर सकते हो एनी टाइम क्लास के बीच में। ओके। सो हमने कल कल का जो लेक्चर रहा है उसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा कि भाई इस दुनिया में मैटर है, और मैटर वो है जो क्या करता है, मास एंड वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। और हर एक मैटर किस चीज से बना है? वो एटम से बना है। और एटम क्या है? एटम के बी सेंटर में रहता है पॉजिटिव चार्ज, और उसके चारों तरफ रहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू प्रोटॉन, और इस सेंटर का पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस पॉजिटिव चार्ज के अलावा इस सेंटर में और एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन, जो मास ऐड करता है लेकिन चार्ज इसका जीरो है। हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। प्रोटॉन का पॉजिटिव प्लस, और इलेक्ट्रॉन का निगेटिव माइनस, इतना ही डिफरेंस है। फिर हमने देखा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना होता है? मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। हमने यह देखा था कि एटम जो होता है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है कि नेल बोर के हिसाब से ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? एक एक शेल में रहते हैं। और शेल को हम लोग लिखते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। इस तरीके के कितने शेल हो जाएंगे? 7 होंगे। कैसे बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल पे टोटल कितना है? 7, 7 रो है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक कॉलर। ओके। तो हमने ये देखा कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। और किसी भी शेल में अगर पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, इट इज 2n²। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। ठीक है, क्या बोला? एट इन एनी शेल इट इज 2n², एंड एट आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, कोई भी। तो आउटर मोस्ट शेल जो होगा उसमें 2n²
इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ये सारी बातें हमने कल की थी, है ना। चलो ठीक है। So this is my atomic स्ट्रक्चर। इसके बाद हमने बात किया था कि जो चार्ज होते हैं अंदर में, ये जो पॉजिटिव चार्ज है या फिर ये निगेटिव चार्ज है, तो सारे मिलके कुछ चार्ज क्रिएट करते हैं। तो अगर दो चार्ज है Q और यहाँ पे है +Q2, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को किस टाइप का फोर्स कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू कितना होता है? F इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R R स्क्वायर। इतना न्यूटन फोर्स लगाएगा। दो चार्ज अगर रखे हुए तो दोनों चार्ज के बीच में इतना फोर्स लगेगा। Q1 Q2 पे इतना फोर्स अप्लाई करेगा, Q2 Q1 पे इतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, एज पर न्यूटन थर्ड लॉ। इतना समझ में आया? ये जो फोर्स निकाले हैं ये किसका लॉ है? दिस हैज गिवन बाय कोलम। दिस इज कोलम्स लॉ, है ना। दिस इज कोलम्स लॉ। सिमिलरली ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक पोल रख दूं, यहाँ पे एक मैग्नेटिक पोल रख दूं, तो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, वो जो फोर्स होगा, वो फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू M1 M2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सॉरी 4 पाई क्या होगा? म्यू नॉट म्यू आर आर स्क्वायर। तो देखो दोनों में सिमिलरिटी दिख रहा है। दिस इज माई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। सिमिलर दिख रहा है? बढ़िया। ये वाला लॉ किसका है? दिस इज ऑल्सो कोलम्स लॉ। This is also Coulomb's law. This is also Coulomb's law. And similar type of force we can observe when suppose there is a massive body of capital M1, another body of mass M2. Suppose this is my sun, this is my earth. तो इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स एक्ट करेगा, और उस फोर्स को से दिस इज द डिस्टेंस इज d। ये फोर्स कितना होता है? दिस फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 बाई d स्क्वायर। ये कौन सा फोर्स है? दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का फोर्स, कि दो मासिव बॉडी पे जो फोर्स एप्लीकेबल है, दिस इज F इक्वल टू G M1 M2 बाई d स्क्वायर। G M1 M2 बाई d स्क्वायर। व्हाट इज G? G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटी कांस्टेंट। तो देखो नेचर के सारे फोर्सेस, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, कहाँ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक? ये रहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटी फोर्स हो, किस पे डिपेंड कर रहा है? दो मासिव बॉडी है तो प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस
दो मैग्नेटिक पोल है तो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक पोल, दो चार्ज है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द टू चार्जेस, inversely proportional to the distance square, inversely proportional to distance square, inversely proportional to distance square. The forces are resembled in nature. ये वाला लॉ किसका है? ऊपर का दोनों कॉलम्स लो, ये लॉ किसका है? एनीवन? दिस इज अपना न्यूटन साहब का, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना। अब ये तीन फोर्स हमको देखने को मिल रहा है। लाइट कम है क्या? क्या वीडियो क्लियर आ रहा है आप लोगों को? बताना मुझको, वीडियो क्लियर आ रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। ओके, सो ये जो तीनों फोर्स है ना, इन तीनों फोर्स का तो रिजम्बल समझ में आया हम, कोलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी। याद रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है पूछते हुए कि कोलम्स लॉ के रिजम्बल किसका लॉ था? न्यूटन लॉ, ये वाला, है ना। अब बात करते हैं कि ये तीनों फोर्स में डिफरेंस, मतलब बाकी तो सिमिलरिटी देख लिया, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? देखो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या मैग्नेटिक फोर्स हो, इसमें क्या होता है? सेम चार्ज रिपेल, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। इसमें सेम पोल रिपेल, ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट। बट इन केस ऑफ ग्रेविटी इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटी कैन नेवर रिपल्सिव, कभी भी वो रिपल्शन नहीं करता है। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? Am I clear everyone? बोलो। यस सर। बात नहीं करते हो, मजा नहीं आता। अब देखो, फिर से आते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, लौटते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें हमने देखा कि फोर्स जो है ये होता है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। अगर इसका वेक्टर फॉर्म में मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? तो मैं लिख सकता हूं इसको, सेम चीज देखो, कहीं कहीं पे ऐसा भी मिलेगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर क्यूब आर। तो यहाँ पे क्यूब दे दिया तो ऊपर आर वेक्टर दे दिया, तो आर वेक्टर आर कट जाएगा, आर स्क्वायर ही रहेगा आई थिंक। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा चीज, जब मुझको फोर्स मिल गया, ये तो नहीं पूछता है, तुमको छोड़ दो। यहां से आते हैं, जब हमको आर मिल गया तो हमने क्या निकाल लिया था? यहाँ से हमने निकाल लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एफ बाई क्यू। तो ये मिला था मुझको कितना? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। और फिर हमने यहां से क्या निकाल दिया था? पोटेंशियल। और पोटेंशियल क्या था? वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चार्ज। और एफ बाई क्यू का मतलब होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब ये वाला। तो ये आ गया मेरा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये आर कट गया, स्क्वायर कट गया, तो मिला कितना? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहां तक सबको क्लियर यहां तक हमने कर लिया, है ना। यस सर। अब देखो, याद हो रहा है चीजें? सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ। हाँ सर, हो रहा है।
बढ़िया। अब आते हैं, जब पोटेंशियल की बात कर लिए, देखो पोटेंशियल की बात कर लिए, तो किसी भी, ये जो पोटेंशियल हमने बात किया, ये किसके वजह से किया? दिस इज ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। दिस एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब क्या है? किसी एक जगह पे ऐसे चार्ज रखा हुआ है। अब एकदम पॉइंट टू पॉइंट चार्ज पकड़ लो, क्यू, तो उसका एक फील्ड है ना, और उसके वजह से ऐसा है। बट जब हम मैटर बोलेंगे, मैटर कंसिडर करेंगे, चाहे वो कंडक्टर हो या फिर चाहे वो इंसुलेटर हो, तो उसमें क्या है कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ चार्जेस आर देयर, है ना, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ चार्जेस आर देयर, और हर एक चार्ज का अपना फील्ड है और एक दूसरे को काट रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो नेट फोर्स जो एप्लीकेबल होगा, उसके ऊपर बेस करके किसी एक जगह पे जितना एनर्जी बचेगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। और किसी भी दो पॉइंट का जो पोटेंशियल है, उसी को हम लोग बोलेंगे, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जाते वक्त पर यूनिट लेंथ जितना ये हो रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल चेंज होता है। और हमने देखा कि V जो होता है, ये कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फील्ड इंटेंसिटी, है ना। अब फील्ड इंटेंसिटी जितना होगा उतना मल्टीप्लाई बाई लेंथ, उतना पोटेंशियल जमा होता रहेगा उस। ओके, अब और बात करते हैं, और सर बात। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेंसिटी चार्ज का डेंसिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स एक साइड में आपका नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और एक साइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, उसको हम ऐसे मान सकते हैं क्या? एक साइड में निगेटिव चार्ज ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम्म। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ओके, हम्म। अब डिपेंड करेगा किस बात पे, कि ये जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है जिस हाँ। मैटर के ऊपर है, क्या वो हम्म। इंसुलेटर है कि कंडक्टर है? कंडक्टर। अगर कंडक्टर है तब तो क्या होगा? प्लस माइनस फ्लो आ होगा। जाएगा, एक हाँ। दूसरे से डिफ्यूजन करंट आएगा, हम्म। डिफ्यूज होगा। अगर इंसुलेटर है तो यहाँ पे क्या होगा? एक पोटेंशियल यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे एक हम्म। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। हम्म। जैसे तुम्हारा कैपेसिटर में होता है, एक हाँ। कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, है ना, हम्म। कैपेसिटेंस क्रिएट हो। ठीक है, अब आते हैं V इजिकल टू ई इंटू एल। ये याद रखना, V इजिकल टू ई इंटू एल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। अब थोड़ा बात करते हैं हमारे तीन बेसिक, नहीं, चलो ठीक, तीन बेसिक एलिमेंट। एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है हमारा इंडक्टेंस, और एक होता है हमारा कैपेसिटेंस, RLC। दीज आर द थ्री बेसिक पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। किसी भी मटेरियल का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस। कौन सा प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है, दैट ओपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट ओपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हमको पता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू जैसे ही करंट पास करेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, दैट वोल्टेज ड्रॉप विल बी I इंटू आर, है ना, ये सबको पता है। अभी रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग इस तरीके से कनेक्ट करें रेजिस्टेंस को कि वो सारे रेजिस्टेंस के थ्रू सेम करंट पास हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सीरीज रेजिस्टेंस बोलेंगे। और अगर सीरीज रेजिस्टेंस होता है, तो हमको पता है कि
जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, that equivalent resistance will be the sum of all the resistances, sum of all the resistances, है ना। यही रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस को R1, R2, R3 हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाता है, ये होता है आपका 1/R EQ is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3, इस तरीके से। और 1/R को क्या बोलते हैं 1/R को क्या बोलते हैं बोलो, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, यस, गुड। तो 1/R इक्वल टू G, इसका मतलब G EQ इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3। क्या सबको क्लियर है ये सारी बातें? सर हाँ, सर मेरे मन में एक क्वेश्चन है, मतलब आई डोंट नो ये वैलिड क्वेश्चन है या नहीं, बट मतलब ऐसे याद आता मैं पूछना चाहती थी मैं। बोलो। हाँ सर, ये जो हम लोग का जो सीरीज में रेजिस्टर्स कनेक्टेड होता है तो हम लोग बोलते हैं करंट सेम होता है, और पैरेलल में हम लोग का वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। तो ये पैरेलल में तो हमको समझ में आता है क्योंकि करंट अपना नोड अकॉर्डिंग टू नोड अपना पाथ चेंज कर देते हैं, तो करंट डिफरेंट होता है। लेकिन तो सीरीज का जो सीरीज कनेक्शन में है तो अभी देखिए सर, उसमें हर एक रेजिस्टर में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो दैट मीन्स हर एक रेजिस्टर का अपना एक एक मतलब डिफरेंट वोल्टेज का वैल्यू रहेगा, फिर उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू भी अलग रहेगा। तो करंट कैसे सेम आ रहा है सर? न्यूमेरिक वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल करने से तो वो डिफरेंट करंट दिखाएगा ना, तो मुझे वो थोड़ा ये लगता है। चलो ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। कि अगर सीरीज रेजिस्टेंस है तो हाँ हम कैसे बोलते हैं कि इसमें से सेम करंट पास हो रहा है, और क्यों बोलते हैं सेम करंट पास हो रहा है, जी। दैट इज द क्वेश्चन बेसिकली। हाँ सर, ऑल ओवर सर्किट में तो समझ में आता है, लेकिन हर एक हाँ, पर्टिकुलर रजिस्टर में मतलब कैसे होता है ये? तो ये रहा तुम्हारा R1, R2, R3, तीन रेजिस्टेंसेस लगा दिया। इन हम्म। तीनों के अक्रॉस, इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक पोटेंशियल है V, वी। कैपिटल V। जितना पोटेंशियल हमने तीनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया और तीनों का जो टर्मिनल निकला उस टर्मिनल में हमने V पोटेंशियल लगाया। हम्म। तो ये जो पूरा का पूरा जो रेजिस्टेंस है इसका, ये पूरा सर्किट का, हम्म। सर्किट कहां से शुरू है, ये पूरा है मेरा रेजिस्टेंस, है ना, और ये पूरा हम्म। का पूरा है मेरा सर्किट। हम्म। इस V के लिए टोटल रेजिस्टेंस कितना दिखेगा, टोटल आर रेजिस्टेंस वन इज प्लस आर आर टू वन प्लस आर प्लस थ्री। R2 प्लस आर थ्री। R3। ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर छोड़ दो, वो कैसे आ रहा है उसको निकालते हैं। तो ये अगर R1 है तो यहाँ पे हम्म। V1 वोल्टेज का ड्रॉप होगा, होगा। हाँ। यहाँ पे अगर R2 है तो यहाँ पे कुछ V2 वोल्टेज का ड्रॉप होगा, यहाँ पे हम्म। कुछ V3 वोल्टेज का ड्रॉप होगा। और तीनों हम्म। वोल्टेज ड्रॉप मिला के जितना हम सप्लाई कर रहे हैं पोटेंशियल उतना होना चाहिए, हाँ सर। कि द मच टोटल वोल्टेज सप्लाई। यहाँ पे पोटेंशियल जितना है इस पॉइंट और इस पॉइंट पे पकड़ लो, इस पॉइंट पे मेरा V1 पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे मेरा V2 पोटेंशियल है। ठीक हम्म। है, तो दिस V1 माइनस V2 और V2 माइनस V1 मस्ट बी इक्वल टू V होना हम्म। चाहिए। हाँ। हमने जितना वोल्टेज सप्लाई किया उतना वोल्टेज तो वो ले लेगा ना। हम्म। तो कैपिटल V मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हम्म। एज पर ओम्स लो हमको पता है V इज इक्वल टू कितना होता है, आयर। I इंटू R। हम्म। अब ये R है तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट,
This current is the battery current. This is the battery current, मतलब जो पूरा सर्किट में जाके इन हो रहा है. This V1 is the voltage drop in this resistance only. So this will be equal to how much? This will be I into I R. R1. Hmm. This will be I into R2. This will be I into R3. होगा कि नहीं होगा? हाँ सर. तो सारे वोल्टेज मिला के तुमको मेन वोल्टेज मिलना है. हर एक रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, दिस इज इक्वल टू आई इंटू आर. तो आई इंटू आर. अब आई आई कट जाएगा तो हमको मिलेगा आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 R2 प्लस plus R3. R3. दिस इज द सीरीज रेजिस्टेंस. हाँ सर. अब तुम्हारा सवाल ये है कि सर हम कैसे बोलते हैं कि सीरीज में सेम करंट पास होता है. अगर सेम करंट पास नहीं होगा तो फिर ये I1 प्लस I2 प्लस IR1 IR2 IR3 तुम्हारा IR के बराबर ही नहीं होगा. तो मतलब हमको सीरीज में. हाँ बोलो. नहीं सर, हमको मतलब सप्लाई वोल्टेज के पर्सपेक्टिव से अगर हमको मतलब ये सॉल्व करना पड़ेगा. मतलब मतलब सर नहीं सर, वो तो ये तो हमको समझ में आ गया कि मतलब V1 प्लस हाँ. V2 और V का हर एक IR1 IR2 इतना होगा. हम्म. वो तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मतलब मेरा क्वेश्चन सही है, मतलब अगर हम उसका वैल्यू पुट करें ना सर, अगर V1 V2 V3 R1 R2 R3 का वैल्यू पुट करें, तब फिर क्या I का वैल्यू सेम आएगा? मतलब V बाई R करने से हम्म. सेम आएगा क्या सर? हाँ I हाँ, अगर हम. तो सेम तो आना ही पड़ेगा ना, नहीं आएगा तो कैसे होगा? ये तो उसका प्रॉपर्टी है, वो तो उतना ही करंट यहाँ पे. और देखो ये तीनों रेजिस्टेंस जो है, हम्म. समझो ना बात को. एक रेजिस्टेंस के एंड से दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दूसरा के एंड से तीसरा कनेक्टेड है, तीसरे के एंड से बैटरी कनेक्टेड है, इस टाइप से है ना. तो यहाँ पे करंट अगर स्प्लिट होगा तो करंट और जाएगा किधर से? करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो करंट ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन. बताओ. व्हाट इज करंट? फ्लो. Q बाई T. Q बाई टी. तो टोटल चार्ज जो यहाँ से फ्लो हो रहा होगा उसको तो एक ही पाथ मिल रहा है ना. ये पाथ डिफर कर पाएगा अच्छा क्या? अच्छा. तो टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो टोटल चार्ज तो तीनों में बराबर एक ही रास्ते से ही जा रहा है ना. हम्म. सेम रास्ते से तो जा रहा है. वो तो पाथ तो है नहीं दूसरा कोई. हम्म. अब एक पाइप है, एक पाइप है और तुमने यहाँ पे पानी भर के रखा हुआ है. तो पाइप से तो सेम वाटर ही फ्लो करेगा. समझ में आ रहा है? पानी हाँ तो सर. सेम सेम फ्लो ही रहेगा ना, फ्लो तो चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर इस पाइप को मैं यहाँ से अलग एक रोड दे दूं, इधर से अलग रोड दे दूं, तो ये क्या होगा? इधर से कुछ पानी जाएगा, इधर से कुछ पानी जाएगा, इधर से कुछ पानी जाएगा. तो दिस इज द पैरेलल कनेक्शन. हम्म. करंट चेंज हो जा रहा है पैरेलल में. ओके. ओके सर. ओ, चलो ठीक है. आते हैं सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे, सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे. तो हमने क्या देखा कि सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगाते हैं तो रेजिस्टेंस इज एडिटिव. लिख के रख सकते हो ये बात कि इन सीरीज ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. और क्योंकि समझ में तो आता है बट जब एमसीक्यूज आते हैं तो हमको हम पकड़ नहीं सकते हैं कि क्या बोल रहा है ना. तो इन सीरीज रेजिस्टेंस आर एडिटिव एंड इन पैरेलल conductance are additive. In series circuit, voltage divides. In parallel circuit, current divides.
In series, power is additive. In series, power is additive. In parallel, क्या होगा पावर का? In series, power is additive. In parallel, Power power is additive. additive. In series, power is additive. In parallel also, power is additive. ठीक है? तो ये पॉइंट्स लिख के रखना। अब देखो, तो दो ही रेजिस्टेंस ले रहा हूं और चलो ऐसे ही करते हैं, R1 से करते हैं। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे तो एक पर्टिकुलर होगा, इसलिए मैं R1 R2 यहाँ पे लगाया V, ये हो गया सीरीज, इससे जा रहा है बैटरी करंट I, यहाँ पे V1 होगा I इंटू R1, यहाँ पे V2 होगा I इंटू R2। इसमें पावर कितना होगा बताओ? P1 कितना होगा? P1 I स्क्वायर इंटू R1 R1, इसमें इसमें कितना होगा? I square R2। I स्क्वायर इंटू R2। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसमें? वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में बताओ, वोल्टेज कितना है? V बोलो। P1 कितना होगा वोल्टेज के टर्म्स पे? पावर इक्वल टू क्या था? V स्क्वायर बाई R। कितना होगा? V square by R1. V स्क्वायर बाई R1। R1। ये कितना होगा? P2 कितना होगा? P square by R2। V स्क्वायर बाई R2। एवरीवन एग्रीज? सब लोग बताओ, ठीक है? P1 equal to I square into R1, P2 equal to I square into R2, P1 equal to V square by R1, P2 equal to V square by R2। ठीक है? अरे बोलो ना, यस सर। कैसा ठीक है? कैसा ठीक है बोलो? अरे सर मुझे थोड़ा ये देख रही थी वो एक्चुअली में। तो एक बात बताओ, ये बुक करके जूम क्यों हो जाता है? तो फिर मेरे हाथ में आता नहीं है, खींचते रहो। हाँ आ गया। चलो, कैसा ठीक है ये? इस बात को ना मैं कम से कम लास्ट लेक्चर में 50 बार रिपीट कर चुका हूँ, मतलब ये जो लेक्चर चला है। सर पावर वोल्टेज इंटू करंट आएगा फिर। हाँ, तो P1 इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई R1 होना है ना। मैं बार बार क्या बोला था? पावर इक्वल टू V I स्क्वायर इंटू R करो या V स्क्वायर बाई R करो, बात बराबर है। अगर आप वो वोल्टेज ले रहे हो जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ड्रॉप हो रहा है, ना कि पूरा का पूरा सर्किट का वोल्टेज लेंगे हम। समझ में आया? हाँ सर। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप है? V1 वोल्टेज ड्रॉप है। तो यहाँ पे पावर कितना होगा? V1 स्क्वायर बाई R1। P2 में, इस R2 में कितना वोल्टेज ड्रॉप है? V2 वोल्टेज ड्रॉप है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? V2 स्क्वायर बाई R2, ना कि V बाई R। और
P कितना होगा, टोटल पावर अगर मैं लिखता हूं, टोटल पावर अगर मैं लिखता हूं P इज इक्वल टू, यहां पे हम लिखेंगे आई स्क्वायर I square into R, and R is nothing but R1 plus R R2, है कि नहीं? या फिर पावर को हम क्या लिखेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं V स्क्वायर बाय R1 प्लस R2। समझ में आया? तो यहां पे आप लोग गड़बड़ कर देते हैं। कौन सा वोल्टेज, जिस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं उसके अक्रॉस पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वही पावर का कैलकुलेट करेगा ना, ना कि पूरा सर्किट में लगाए हो। अब तुम्हारा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है V1, तो ये V वोल्टेज कैसे मिलेगा R1 को? इसीलिए सीरीज में क्या होता है कि वोल्टेज धीरे धीरे कम होता जाता है, तो लास्ट तक जो बल्ब बचेगा उसमें वोल्टेज मिनिमम रहेगा, वो टिक 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 जलेगा, है ना? अगर सारे के सारे सारे लैंप क्या हो जाएंगे, डीम हो जाएंगे। करंट तो सेम जा रहा है लेकिन वोल्टेज कम हो वोल्टेज कम हो रहा है, तो पावर जो है वो क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर। Yes, sir. ओके, तो सेम चीज अगर हम पैरेलल में देख ले तो कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। नीचे देखेंगे, साइड में देखें, साइड में देखें। सेम चीज पैरेलल में देखते हैं। पकड़ लो, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, R1 R2, और यहाँ पे मैं हमने लगाया वोल्टेज सोर्स V। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे तो देखो ये करंट आया I, अब यहाँ पे पाथ मिला दूसरा, इधर पाथ मिला दूसरा, तो जो टोटल चार्ज है वो चार्ज कुछ इधर से जाएगा कुछ उधर से जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा I2, यहाँ पे हो जाएगा I1, है ना? तो करंट स्प्लिट हो गया, पैरेलल सर्किट बन गया। अब देखते हैं पैरेलल सर्किट में खेला क्या है पावर का। पावर इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू आई आई R1 के अगेंस्ट में, तो I1 स्क्वायर R1 स्क्वायर होगा, है ना? I1 स्क्वायर R1। P2 कितना होगा, I2 स्क्वायर R2, I2 स्क्वायर R2। ये I स्क्वायर R2 होगा क्या? नहीं होगा सर। नहीं होगा। आप समझ में आ रहा है ना? दिस इज हाँ माई सर। बैटरी करंट, दिस इज माई बैटरी करंट। R2 से के थ्रू जा रहा है भाई I2, तो I2 स्क्वायर R2 करेंगे। R1 के थ्रू I1 जा रहा है, तो I1 स्क्वायर इंटू R1 करेंगे। और टोटल पावर की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा I स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट, हम्म। I स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट इज R1 R2 बाई R1 प्लस R2, वो करके निकालेंगे। ठीक है? अगर वोल्टेज के टाइम पे इसको लिखे तो कितना लिखेंगे, P1 विल बी इक्वल टू कितना, वोल्टेज तो सेम है भाई, वी इसमें वी भी स्क्वायर वोल्टेज सेम, इसमें तो ये वोल्टेज हो जाएगा वी V स्क्वायर स्क्वायर बाय आर R1, वन ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर टू। R2, और ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है? अब यहां से देखो क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। वोल्टेज सेम है पैरेलल सर्किट में, मतलब वोल्टेज दिस वोल्टेज इज सेम,
दिस वोल्टेज इज सेम। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो पावर क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होने से पावर कम कम। होगा, रेजिस्टेंस कम होगा पावर ज्यादा होगा। ज्यादा। इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंस कम पावर ज्यादा। इन केस ऑफ सीरीज सर्किट करंट इज कांस्टेंट, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर। अब बोलोगे सर पावर कैसे चेंज हो रहा है? सोचो पावर कैसे चेंज हो रहा है। पकड़ लो आप मार्केट पे जाते हो और एक बल्ब खरीदना है आपको। क्या खरीदना है? बल्ब खरीदना है। अब जाके क्या बोलोगे? क्या बोलते हो? बल्ब खरीदते टाइम क्या बोलते हो? मुझे जितना वाट पावर का बल्ब चाहिए वो बोलते हो। वाट। वाट क्या है? पावर है। पावर। और क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा? पावर कंजम्पशन। नहीं, हम लोग तो जाके बोल रहे हैं भाई मेरे को 5 वाट का दे दो, 23 वाट का दे दो, 11 वाट का दे दो, है ना? हम्म। और कुछ बोलते हैं नहीं है। बट और एक स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ना। क्या चीज? वोल्टेज। वोल्टेज। हाँ। हम नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारे घर में जो लगते हैं सारे 220 वोल्ट के ही है, इसलिए हम्म। मेंशन नहीं होता है। लेकिन अगर आप बल्ब को देखोगे या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को देखोगे तो उसमें क्या मेंशन रहता है? एक उसका वोल्टेज मेंशन रहता है और दूसरा पावर, है ना? तो पकड़ लो मैं दो बल्ब लेके आया और दोनों ही बल्ब मेरा 220 वोल्ट का है। एक 100 वाट का है, एक 200 वाट का है। ठीक है। और ये दोनों को ही ना मैं 100 वाट एंड 200 वाट, ये दोनों बल्ब को मैं सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ। बताओ कौन से कनेक्शन में बल्ब जो है वो ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा? पैरेलल। पैरेलल में ब्राइट ग्लो करेगा। एक बात बताओ कि हमने अभी थोड़ा देर पहले क्या बोला था कि रेजिस्टेंस बढ़ने से पैरेलल में क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता पावर। है तो पावर ड्रॉप। सॉरी, पावर कम। पावर कम होता है, रेजिस्टेंस बढ़ने से पावर कम होता है। तो इसमें से कौन सा ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा? पैरेलल में दोनों ग्लो करेंगे ब्राइट, उससे इससे इन दोनों में कौन सा ब्राइटर ग्लो करेगा पैरेलल में? 200 वाट। रेजिस्टेंस कम तो पावर ज्यादा। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? सर 200 वाट। सिंपल सी बात है ना, जिसका पावर ज्यादा है वही तो ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा ना। तुम घर में लगाते हो 5 वाट का बल्ब लेके आओ और 50 वाट का बल्ब लेके आओ, कौन ज्यादा हम्म। रोशनी देगा? 50 वाट। हम्म। तो यहाँ पे जो दो बातें करते हैं ना हम लोग पावर की, एक है इसका डिजाइन और रेटेड वैल्यू। डिजाइन और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? रेटेड वैल्यू। तो इसको जब हमने बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग किया है, तो इसका 200 वाट का बल्ब हमने ले लिया। 200 वाट कैसे बोलेंगे 200 वाट है? तो हमको पता है कि पावर इज इक्वल टू I² इंटू आर या फिर V² बाई आर। तो इसका रेजिस्टेंस अगर मैं सेट कर दूं
वोल्टेज सेट कर दिया V²/R, V²/R। अब पावर 200 वाट के लिए, 200 वाट के लिए मुझको जो रेजिस्टेंस चाहिए इस बल्ब में वो कितना चाहिए? V²/P, इतना रेजिस्टेंस चाहिए, तब जाके वो 200 वाट देगा। तो 220 वोल्ट के लिए 200 वाट का बल्ब अगर बनाना है तो इतना रेजिस्टेंस का फिलामेंट लगाना पड़ेगा। आजकल तो एलईडी हो रहा है, मैं इनकंडेंसेंट बल्ब की बात कर रहा हूँ, फिलामेंट वाली। तो वहां पे रेजिस्टेंस कितना देना पड़ेगा? V²/P, इतना रेजिस्टेंस देना पड़ेगा मुझको, तब जाके वो 200 वाट का बल्ब बनेगा। सिमिलरली 100 वाट का अगर बल्ब बनाना है मुझको तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो 220² / 100, उतना रेजिस्टेंस होगा, तब जाके वो 100 वाट का बल्ब बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो R1 इज इक्वल टू व्हाट? वोल्टेज तो सेम है, V²/P1, R2 V²/P2, V इज कांस्टेंट। तो जिसका रेजिस्टेंस, जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका पावर ज्यादा, जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। ज्यादा। ये हो गए रेटेड, रेटेड डिजाइन। अब आप जब इसको सीरीज या पैरेलल में कनेक्शन कर रहे हो तो उसका वोल्टेज चेंज हो जा रहा है या करंट चेंज हो जा रहा है। तो जिसका रेजिस्टेंस कम है और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें से ज्यादा करंट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो I²R लॉस वहां पे ज्यादा हो। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ पर? हाँ सर, समझ में आया मुझे। ओके, तो यहाँ से कुछ शॉर्टकट भी बना के रख सकते हो। ये वाला प्रॉब्लम बहुत बार आता है, इसके ऊपर बेस करके हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे आगे चल के, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आप लोग कंफ्यूज होते हो, या तो रट्टा मार के बैठते हो पावर का, पावर ऐसा होने से ऐसा 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 ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ये देखना है कि रेजिस्टेंस देखना है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है, इसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकाल दो। और जरूरी नहीं है निकालना, ये वाला हम रूल यूज करना है कि अगर वोल्टेज पैरेलल कनेक्शन में है तो सेम सेम वोल्टेज मिलेगा, सेम वोल्टेज मिलेगा, रेटेड तो रेजिस्टेंस उसका फिक्स ही रहेगा। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा V²/R, V²/R। हाँ। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें पावर ज्यादा हो। समझ में आया? ये रहा रेटेड वाट। अब जरूरी है क्या 100 वाट का बल्ब है तो इसमें 100 वाट ही खपत होगा? क्योंकि इसमें अगर वोल्टेज, यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज स्प्लिट हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा। 220 वोल्ट दोनों बल्ब के अक्रॉस पे लगा दिए हुए, जबकि हमको लगाना चाहिए था 100 वाट का बल्ब के अक्रॉस पे 220 और इसके अक्रॉस पे 220, तब जाके ये 200 वाट, ये 100 वाट का ग्लो करता। बट हमने 220 वाट लगाया है और दोनों बल्ब के अक्रॉस पे लगाया है। अब क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। पकड़ लो, मैं फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन इसको भी 200 वाट बोल देता हूँ कि दोनों बल्ब 200 वाट 200 वाट है और दोनों को सीरीज में लगा दिया हूं। तो क्या होगा, यहाँ पे 110 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पे 110 वोल्ट। अब देखो वोल्टेज यहाँ पे क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन पे वोल्टेज डिवाइड हो गया, करंट सेम जाएगा और ये दोनों क्या है, V²/R। अब क्या हो गया मेरा, V² कम हो गया। यहाँ पे कितना है, ये वोल्टेज लेंगे ना इसके लिए, तो V²/, इसका जो भी R है तो R, इसका भी R सेम होगा,
तो V स्क्वायर बाई R। तो अब देखो क्या हो गया, वोल्टेज भी ही कम हो गया, तो इसमें पावर जो कंजम्पशन हो रहा है वो कम हो गया, तो वो डीम लाइट हो जाएगा। एम आई क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके। सर दोनों बल्ब भी इक्वल मतलब सेम मतलब डिम होगा? हाँ, अगर दोनों का पावर सेम है तब तो बराबर हो जाएगा। पावर हम्म। अगर कम ज्यादा होता, अगर ये 100 वाट होता तो क्या होता, ये 100 वाट है और ये 200 वाट है, तो क्या हम्म। होता? तो पहला वाला मतलब जो 200 वाट वाला है उसका रेजिस्टेंस कम है, हम्म जो 100 वाला है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ज्यादा है कि नहीं? हम्म। और दोनों ही पावर कितना है, P इज इक्वल टू, इसके लिए होगा आपका आई आई स्क्वायर इंटू R1, ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू R2। तो जो सीरीज कनेक्शन में पावर है वो पावर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा, मतलब ये वाला बल्ब ज्यादा ये करेगा देन 200 का। हम्म। ठीक है, हाँ सर। ओके चलो, ये पावर को लेके आप लोगों का काम है कि ये जितना सारा बातें हमने किया है, अब बैठ के यू शुड प्रिपेयर योर नोट्स बाय योर ओन, और ये जो सीरीज पैरेलल सर्किट है और बल्ब का कनेक्शन है उसको बनाओ, देखो दो चार प्रॉब्लम करो तो समझ में आ जाएगा, और बाकी हम लोग प्रैक्टिस जब करेंगे तो समझ में आएगा। ओके, इसको रिवीजन कर लो जितना सारा हमने अभी तक किया है ना। देखो एक बात याद रखना, जिस चीज को कर रहे हो उसको पक्का करते हुए आगे बढ़ना। आज टाइम है, कल नहीं मिलेगा। एग्जाम से पहले एकदम लिख के रखो, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। तो प्रिपरेशन ऐसे करो कि जो जो हम लिखेंगे ना कि रिवाइज करने के लिए, वो भी बहुत बढ़िया से हम अपना नोट्स प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि एग्जाम तक इतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में होगी कि हमको समझ में नहीं आएगा कि यार मुझको कुछ चीजें याद है कि नहीं है। अभी समझ में नहीं आएगा। जो लोग एग्जाम दिए हो, लास्ट टाइम एपीडीसीएल का एग्जाम दिए हो या फिर कोई एक एग्जाम दिए हो, और तो उनको पता होगा कि एग्जाम से पहले ना रिवाइज करने का टाइम ही नहीं है। तो नोट्स बढ़िया से बनाना है, अपना नोट्स अपने हाथों से बनाना है बढ़िया से, किसी दूसरे का नोट पीडीएफ उससे कुछ काम नहीं आएगा। खुद का लिखा हुआ जितना बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। एक एक चीजों को बार बार रिपीट करो, लिखो, और फाइनल नोट्स एक बनाओ। एक नोट्स ऐसा हो जिसमें ना बड़ी, मतलब जो भी लिखो मोटा अक्षरों में, से पावर लिखा तो पावर कैपिटल में, और यहाँ पे ना सिर्फ बीच में फॉर्मूला लिख के ऐसे मार्क करके रख दिया, ताकि आप जैसे ही देखो आपको वो चीज याद हो जाए, वो चीज याद हो जाए। और जब आपको याद हो जाएगा फिर इस नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तब तक लिखते रहना पड़ेगा। नहीं लिखोगे मतलब नहीं बनता है। तो कोई भी लेक्चर आप देखते हो, मेरा लेक्चर खासकर, क्योंकि मैं अपना जब भी लेक्चर लेता हूँ तो प्रीवियस लेक्चर पूरा का पूरा ऑलमोस्ट रिपीट कराता हूँ। बैच में हो, पुराना लेक्चर्स को देखो, आपके पास बहुत टाइम है। मेरे साथ 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम दिन में मिलेगा। आप लोगों के हाथ में बाकी और 8 घंटा 10 घंटा है, उसको काम में लगाओ। सुबह सुबह उठो। नंबर वन, मैं जानता हूँ कोई नहीं करता होगा, कोई नहीं करता होगा तुम लोगों में से, क्योंकि इंजीनियर्स हो ना, इंजीनियर का आदत होता है इनडिसिप्लिन होना। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन बन जाओ। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के थोड़ा योगा या वार्म अप एक्सरसाइज, मतलब बाकायदा किसी गाइडलाइंस के अंडर में, किसी एक यूट्यूब फॉलो कर लो, कोई एक ट्यूटर रख लो, कुछ भी करो लेकिन उसके अंडर में करो। मैं बता रहा हूँ इतना बेनिफिट मिलेगा तो सोच ही नहीं सकते हो। कर, आज से शुरू करो। ट्रू सर। एकदम योगा करना, योगा इज फैंटास्टिक। आई एम टेलिंग यू, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी,
कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हर एक चीज। सुबह उठ के ही ना हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हो, जितने सारे मेरे लेक्चर देख रहे हो मैं लिख के दे सकता हूँ, सबसे पहला काम आंख खुला तो पहले मोबाइल चेक करते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? सबसे पहले उठ के भाई मोबाइल देखा, मोबाइल में क्या मैसेज आया नहीं आया, उसके बाद ऐसे ऐसे करके और फिर चाहिए तो उसी में घुस जाएंगे। तो पहला बात तो मोबाइल को थोड़ा साइड करो, और अगर देखो तो एक यूट्यूब में योगा का सेशन लगाओ बढ़िया से, उसके साथ हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ, मुंडी हिलाओ, आधा घंटा 1 घंटा। उसमें जो पॉजिटिविटी मिलेगा ना, पूरा दिन तुम्हारा कैसे निकलेगा तुमको नहीं पता है। आज से अगर अपने आप को पॉजिटिव बनाओगे तभी कुछ काम में आएगा। नोट्स बढ़िया से बना के रखना है, सारी चीजें अपने दिमाग में मतलब अंदर भरना है, ठीक है? नहीं भरोगे तो फंस जाओगे। एग्जाम से पहले मत बोलना कि सर मुझको तो टेंशन हो रही है, मैं सब भूल गया हूँ। इतनी सारी चीजें आ जाएगी, सब भूल जाओगे। ओके एवरीवन, तो ऑल द बेस्ट, गुड थैंक नाइट। यू सर, गुड नाइट सर। बढ़िया से करो, करना चाहिए। बाय बाय।